नमस्कार, मैं रविश कुमार। हरियाणा में बीजेपी की सरकार में सहयोगी जननायक जनता पार्टी के विधायक राम कुमार गौतम ने कहा है कि केंद्र सरकार को कृषि कानून वापस लेने होंगे। राम कुमार गौतम ने दिसंबर में ही पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। यहां तक कि इस कानून के विरोध में दुष्यंत चौटाला की बुलाई गई पार्टी की बैठक में भी नहीं गए। उनका कहना है कि यह एक आदमी और एक परिवार की पार्टी है। मोहम्मद गजाली ने राम कुमार गौतम से बात की है। किसानों के लिए मेरा स्टैंड ये है, किसानों के तीनों कानून जो बनाए हैं मोदी जी ने वो उनको वापस लेने चाहिए, बहुत जल्दी, बिना देर किए। क्योंकि मोदी जी कहते हैं कानून किसान के हक में है, हो सकता है हक में हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो हालात इस समय चल रहे हैं वो बहुत ख़तरनाक चल रहे हैं। इन हालात को देखते हुए मोदी जी को बढ़िया कानून भी वापस ले लेने चाहिए। मोदी जी ने इस देश के लिए बहुत अच्छे काम किए। उधर आज संयुक्त किसान मोर्चे के सदस्य सरकार से बातचीत करने गए, शामिल हुए। उनका कहना है कि सरकार 100 बार बातचीत के लिए बुलाएगी तो 100 बार जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने नहीं जाएंगे। आज विज्ञान भवन में कई घंटों की बातचीत हुई। तो आज की बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि 120% ये असफल बैठक रही है, बेनतीजा रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर थे उनकी पोजीशन वही थी जो अक्टूबर से 14 को थी। सो ऐसा बोल सकते हैं कि वो 3 कानून को रिपील करने वाली जो हमारी पोजीशन है उससे बहुत दूर है। वही 180 डिग्री पर हम दोनों खड़े हैं। और दूसरा ये है कि आज की मीटिंग में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया और हमारा डिमांड था कि इस कानून से जो आपने अमेंडमेंट्स की हैं उनको हटा लिया जाए, सो दैट द ओरिजिनल कानून जो है 1955 वाला वही रहे। लेकिन लंच के समय हमें लगा कि ये लोग आएंगे विद दिस प्रपोजल कि ओरिजिनल कानून ही रहेगा, दोनों अमेंडमेंट्स को हटा लिया जाएगा, लेकिन वो नहीं आए। फाइनली हमने कहा कि चलो फिर एमएसपी के ऊपर बात करते हैं। एमएसपी को लेकर भी उन्होंने बल्कि एक तरह का बहाना लगाया कि एमएसपी के ऊपर बात तभी हो सकती है जब कानून वाली बात हो। हमने बोला नहीं, कानून के ऊपर भी बात होगी, फिर भी एमएसपी के ऊपर बात तो करेंगे ही। लेकिन उन्होंने एमएसपी के ऊपर कहा कि ठीक है, 19 तारीख को 12 बजे बैठक रखने का बात हुआ। एक आखिरी सवाल, ट्रैक्टर रैली का क्या होगा सर? ट्रैक्टर रैली जो है वो ऐसे रहेगी। और ट्रैक्टर रैली को लेकर हमारा जो तैयारी है, पूरी तैयारी है। हजारों हजार ट्रैक्टर और लोग जो हैं पंजाब और हरियाणा से आएंगे दिल्ली बॉर्डर के ऊपर, और दिल्ली की सड़कों के ऊपर वो ट्रैक्टर रैली जरूर होगी, जरूर होगी, जरूर होगी। दिल्ली की सड़कों पर रैली होगी आप कह रहे हैं? अब यहां से हमारी गाड़ी मुड़ती है दूसरी तरफ। भारत एक कृषि प्रधान देश नहीं है, भारत एक इवेंट प्रधान देश भी है। जल्दी ही वो दिन आने वाला है जब इस बात की भी वर्षगांठ बनाई जाएगी कि किस दिन और कहां से गुजरते हुए फला योजना का आइडिया दिमाग में आया था। उस जगह पर भी पत्थर लगा दिए जाएंगे और कार्यक्रम होगा। जिस तरह से किसी इवेंट पर सरकार की तरफ से ट्वीट किया जाता है जिस तादाद में, उससे लगता है कि गवर्नमेंट की जगह इसका नाम ट्विटरमेंट रख देना चाहिए। कोई भी सरकार अपना प्रचार करेगी, कर सकती है, करना चाहिए, लेकिन सवाल है दर्जनों और सैकड़ों की संख्या में किए जा रहे इन ट्वीट में किस तरह के तथ्य जा रहे हैं, सही हैं या गलत हैं, इसकी जांच भी होनी चाहिए। 13 जनवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 5वीं वर्षगांठ मनाई गई। अब आप स्क्रीन पर 2 ट्वीट देख रहे हैं। एक ट्वीट में लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूरे होने पर आप सभी को बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये पिंड ट्वीट है, यानी कृषि मंत्री के हैंडल पर सबसे ऊपर दिखेगा। प्रधानमंत्री ने भी 13 जनवरी के दिन एक ट्वीट किया था, यह बताते हुए कि यह योजना आज के दिन लॉन्च हुई थी। अब इस ट्वीट को देखिए जो गृह मंत्री ने किया है। इसमें एक पोस्टर है जिस पर लिखा है कि किसानों के लिए फसल बीमा कार्यक्रम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई थी। क्या किसान आंदोलन के दबाव में जयंती वगैरह के कार्यक्रम पहले मनाए जा रहे हैं ताकि सरकार किसानों की हितैषी दिखे? एक योजना के लॉन्च की 2-2 तारीख तो हो नहीं सकती। 13 जनवरी और 18 फरवरी की तारीख ने हमारा काम बढ़ा दिया। सुशील महापात्रा को पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी से जारी कृषि मंत्री का एक बयान मिला
जिसमें कृषि मंत्री का बयान छपा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 13 जनवरी 2016 को मंजूरी देकर अप्रैल 2016 से इसे लागू कर दिया गया था। तो क्या 13 जनवरी को मंजूरी मिलने की वर्षगांठ का कार्यक्रम मनाया गया, लॉन्च होने का नहीं? गृह मंत्री के ट्वीट में लॉन्च की तारीख 18 फरवरी है, लेकिन कृषि मंत्री के बयान में लॉन्च का महीना अप्रैल बताया जा रहा है। इस तरह हम और उलझते चले गए। कृषि मंत्री कह रहे हैं कि अप्रैल में यह योजना लॉन्च हुई थी, वर्षगांठ मना रहे हैं 13 जनवरी को क्योंकि उस दिन मंजूर हुई थी। यह 13 जनवरी 2016 का ट्वीट है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया था कि लोहड़ी, पोंगल, बिहू के अवसर पर किसान बहनों और भाइयों को सरकार की ओर से एक भेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। 18 फरवरी 2016 का उन्हीं का ट्वीट है कि भारी जन सैलाब के बीच प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दिशा निर्देश जारी किए गए। वित्तीय सेवाओं की एक सरकारी वेबसाइट है, उस पर लिखा है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को लॉन्च हुई थी। जिस दिन योजना मंजूर हुई थी वह भी बड़ा दिन हो सकता है, लेकिन क्या मंजूरी के बाद लॉन्च के दिन भी जश्न मनेगा? आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि 13 जनवरी को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की 5वीं वर्षगांठ मनाने में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने अपने ट्विटर हैंडल पर कोई कमी नहीं छोड़ी। अपार उत्साह के साथ कई सारे ट्वीट किए, कई सारे रीट्वीट किए। कृषि मंत्री तोमर को ट्वीट पर 4.5 लाख लोग फॉलो करते हैं। इस हैंडल पर 13 जनवरी को फसल बीमा योजना को लेकर 51 ट्वीट और रीट्वीट किए गए हैं। कई ट्वीट में 2 से 4 पोस्टर हैं जिनमें बीमा योजना की खूबियों का बखान है। इस दिन कृषि मंत्री ने 2 अखबारों में फसल बीमा पर लेख भी लिखे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, यूट्यूब में अपना एक बयान भी अपलोड किया है, फसल बीमा योजना की सफलता का गुणगान किया है। लेकिन उन्हीं के ट्विटर हैंडल में कई किसानों ने उल्टा शिकायतें भी शुरू कर दी कि क्लेम की राशि अभी तक नहीं मिल रही है। बुंदेलखंड के एक किसान ने लिखा है कि किसान क्रेडिट कार्ड पर बिना अनुमति के बीमा का प्रीमियम नहीं लिया जाएगा, फिर भी लिया जा रहा है। राजस्थान से एक किसान डूंगरमान बेनीवाल ने लिखा है कि 4 साल के बीमा का क्लेम आज तक नहीं मिला है। महाराष्ट्र के जालना से विष्णु ने लिखा है कि सर 2020 का बीमा अभी तक नहीं मिला है, रिलायंस कंपनी ने बीमा का क्लेम नहीं दिया है। इन सब शिकायतों को कृषि मंत्री रीट्वीट नहीं करते हैं कि जल्दी समाधान करता हूं, चिंता ना करें, बल्कि छोड़ देते हैं। हमने भी कुछ वास्तविक किसानों से, रियल फार्मर से बात की। मैंने पिछले साल गेहूं की बुआई की थी, जिसको 5 बीघा मेरे पास गेहूं की फसल थी और जिसमें कि 6 मार्च 2020 को हुदूद ये आंधी तूफान बारिश से मेरी फसल नष्ट हो गई थी। मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से वो किया था, केसीसी लोन था, तो उसमें फसल बीमा योजना का किस्त मेरी जमा थी। मैंने 13/4/2020 को उप कृषि निदेशक फतेहपुर में वो शिकायत किया था, क्लेम किया था फसल बीमा योजना का लाभ पाने के लिए, जिसका अभी तक मुझे कोई लाभ नहीं मिला है। और मेरे 5 बीघा जो पिछले साल गेहूं की फसल थी वो सब नष्ट हो गई थी। आज तक कोई लाभ नहीं मिला है फसल बीमा योजना। ना कोई सर्वे करने आता है, ना कोई जांच करने आता है, ना कोई यहाँ पर प्रचार प्रसार होता है, ना बैंक का बीमा कंपनी का कोई कांटेक्ट नंबर रहता है। मेरे पास 70,000 का केसीसी का लोन था, जिसमें कि हर साल हर तिहाई हर फसल में बीमा कट जाता है और बीमा का लाभ मुझे आज तक नहीं मिला है। और मेरे पास अगर बीमा का ही पैसा जोड़ दिया जाए तो 7-8 हज़ार रुपया मेरे पास एक्स्ट्रा सरचार्ज जुड़ गया है बीमा के नाम पे। यही नहीं, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्वीट करते हैं और बयान भी देते हैं कि 5 साल में कुल 90,000 करोड़ के क्लेम दिए गए। लेकिन बीजेपी की तरफ से जो ट्वीट हुआ और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो ट्वीट हुआ, उसमें 87,000 करोड़ से अधिक के क्लेम का दावा किया गया है। यहां पर 3,000 करोड़ कम कैसे हो गया पता नहीं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसान की एक बड़ी सुरक्षा कवच है। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 29 करोड़ किसान बीमित हो चुके हैं। हर वर्ष 5.5 करोड़ किसान इस योजना से नए जुड़ रहे हैं।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मोदी जी के नेतृत्व में स्वैच्छिक बनाया गया है, तकनीक से जोड़ा गया है और पारदर्शी बनाने के लिए काम किए हैं। 90,000 करोड़ का क्लेम 5 साल में दिया गया, लेकिन यह नहीं बताया गया कि 5 साल में कितने किसानों ने क्लेम के लिए अप्लाई किया था और कितने किसानों को नहीं मिला, कितने महीनों से नहीं मिला, यह सब नहीं बताया जाता है। अब आप ही बताएं। एक ट्वीट में कृषि मंत्री कहते हैं कि 5 साल में 29 करोड़ किसानों को फसल बीमा का लाभ मिला है। लाभ पर यहां जोर है। एक और ट्वीट में कृषि मंत्री बताते हैं कि अभी तक 29 करोड़ किसान बीमित हो चुके हैं। लाभ मिलने का मतलब है क्लेम मिला, जो कि नहीं मिला। तो क्या कृषि मंत्री लाभ मिलने वाले और बीमा कराने वाले किसानों में फर्क नहीं कर सकते थे? कृषि मंत्री ने यह भी बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 5.5 करोड़ किसान इस योजना से नए जुड़ रहे हैं पर जोर है। क्या वाकई हर साल 5.5 करोड़ नए किसान इससे जुड़े हैं? यह डेटा भ्रामक प्रतीत होता है, गलत भी है। इससे लगता है कि हर साल 5.5 करोड़ नए किसान जुड़े हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कृषि मंत्रालय हर साल फसल बीमा योजना को लेकर प्रेस रिलीज जारी करता है और इसकी एक वेबसाइट भी है। वहां से हमारी सारी जानकारियां ली गई हैं। सुशील महापात्रा ने गौर से देखी हैं। 2016-17 में 5 करोड़ 86 लाख किसानों ने बीमा कराया था। इस साल यानी पहले साल इतने किसानों ने पहली बार बीमा कराया, लेकिन 2017-18 में भी यही संख्या 5 करोड़ ही रही, बल्कि इस साल 50 लाख किसान कम ही हो गए। कुल 5 करोड़ 33 लाख किसानों ने बीमा कराया। 2018-19 के साल में भी नए 5 करोड़ किसान नहीं जुड़े, बल्कि पिछले साल की संख्या में ही या उससे 33 लाख अधिक किसान और जुड़े। बीमा कराने वाले किसानों की संख्या 5 करोड़ 76 लाख हो जाती है। 2019-20 में इस योजना से जुड़े किसानों की संख्या 6 करोड़ 10 लाख हो जाती है। यानी इस साल पिछले साल से 34 लाख अधिक किसानों ने बीमा कराया। हम जानते हैं कि किसानों को हर साल नए सिरे से बीमा कराना होता है। तो क्या इस लिहाज से सरकार 5 साल के किसानों को पूरे आंकड़े को जोड़कर बता सकती है कि 29 करोड़ किसानों ने बीमा कराया? बताना चाहिए, यह गलत है। क्या सरकार को बिग नंबर की जगह यह नहीं बताना चाहिए कि इस योजना में किसी भी साल किसान 5.5 करोड़ से लेकर 6.25 करोड़ से ज्यादा बीमा नहीं कराते हैं? इसलिए हर साल 5.5 करोड़ किसानों के जुड़ने का आंकड़ा संदेहास्पद हो जाता है, नए किसानों का जुड़ना। फिर सरकार यह नहीं बताती कि भारत में कितने किसान हैं और कितने किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराते हैं, वो हम बताते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की साइट पर पात्र किसानों की संख्या 14 करोड़ 64 लाख बताई जाती है। इतनी ही संख्या कृषि जनगणना में भी बताई गई है। अब आप देख सकते हैं कि एक साल में अधिकतम 6 करोड़ किसानों का बीमा कराना कोई बड़ी बात नहीं है। 5 साल में यह योजना 50% किसानों तक नहीं पहुंच सकती है। उस साल की संख्या के हिसाब से यह विश्वास नहीं जीत सकी है। 22 बीघा जमीन है हमारी और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू होने के बाद में अब तक हर बार प्रीमियम कटवाते हैं, चाहे वो रबी हो चाहे खरीफ हो, और उसमें हमारी जो फसल है उसका उत्पादन है वो बहुत ही कम हो रहा है। बारिश कम होती है, रबी की फसल में माउट भी नए के बराबर रहती है। इस कारण सर्दी ज़्यादा पड़ने के कारण फसल नष्ट हो जाती है, और खरीफ की फसल है वो ज़्यादा धूप के कारण, टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण भी खरीफ की फसल कई बार नष्ट होती है। हमने लगातार प्रीमियम कटवाने के बाद में हमें बीमा नहीं मिलता है। हम बार बार बीमा कंपनी को, राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को अवगत करवाया है हमने, उनकी तरफ से हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 2017-18 में चना भाया 25 बीघा मेरा ज़मीन है। 20 साल माउट बिल्कुल ही हुई कोनी, चना उत्पादन जीरो रहे हो, और क्रॉप कटिंग है पटवारी की सब रिपोर्ट अनुसार है। क्लेम भी अच्छो मनाओ, 1 रुपये आज ताणी क्लेम को राज्य सरकार बीमा कंपनी दियो कोनी। किसान सभा बार बार धरना प्रदर्शन कराया जगह जगह, फिर भी 1 रुपये सरकार आज ताणी कौन दी है।
सरकार अपनी तरफ से इस योजना को लेकर आ रही दिक्कतों पर बात नहीं करती है। बात करने में समस्या क्या है? क्या जमीन पर परेशान किसानों के फीडबैक का कोई महत्व नहीं? क्या नहीं चाहिए सरकार को? जैसे सरकार यह भी नहीं बताती कि कितने किसानों ने बीमा के क्लेम के लिए आवेदन किए और उसमें से कितनों को मिला और कितनों का रिजेक्ट हो गया। यह संख्या बहुत जरूरी है। इसी से पता चलता है कि क्लेम हासिल करने में किस तरह की दिक्कतें आती होंगी। यह तो पता चलता है कि कितने किसानों को क्लेम मिला, और वो साल के हिसाब से 28 से 33% से ज्यादा नहीं होता है। 17 अगस्त 2020 की द वायर में छपी यह रिपोर्ट कृषि मंत्री ट्वीट नहीं कर सकेंगे। इसमें लिखा है कि 80% किसानों के दावे समय से नहीं मिलते हैं। जो क्लेम की राशि है उसका 20% ही किसानों को मिलता है। रबी के फसल के मामले की यह जानकारी सूचना के अधिकार से प्राप्त हुई है और इसी आधार पर वायर ने रिपोर्ट की है। 2 अगस्त 2019 की रिपोर्ट है फाइनेंशियल एक्सप्रेस की। हेडलाइन है कि महाराष्ट्र के आधे किसान इस योजना से नाखुश हैं। यह जानकारी एक रिपोर्ट के आधार पर छापी गई है। गोखले इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स के तहत सर्वे किया गया था, जिसे कृषि मंत्रालय ने ही स्पॉन्सर किया था। 20 नवंबर 2019 की वायर की रिपोर्ट है। राजस्थान के जोधपुर में हजारों किसानों को फसल बीमा का दावा नहीं दिया जा रहा था। सतलाना ग्राम पंचायत के किसानों ने अपने क्लेम के लिए 3 साल केस लड़ा, तब जाकर क्लेम मिला। अखबारों की खबरें भरी पड़ी हैं कि बीमा कंपनियां क्लेम नहीं देती हैं। किसानों को कई जगहों पर संघर्ष करना पड़ा है। जमीन पर इस योजना की किसान काफी आलोचना करते हैं, लेकिन कृषि मंत्री के ट्विटर हैंडल पर इसकी तारीफों की बहार है। आप डेटा देखेंगे तो पता चलेगा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कंपनियों का मुनाफा बढ़ता ही जा रहा है। कई सारी प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं, इसमें ज्यादातर वही हैं। उनमें से किसका रिकॉर्ड क्लेम देने में अच्छा है, किसानों के हित में और आजकल देश हित में, कृषि मंत्री को तो बताना ही चाहिए। अमरा राम किसान आंदोलन में आए हैं। 4 बार से सीपीएम के विधायक है राजस्थान में। अमरा राम अपनी 2 एकड़ जमीन के लिए 4 साल से फसल बीमा योजना के तहत बीमा करा रहे थे। इस साल नहीं कराया। हर साल बैंक के खाते से बिना अनुमति के बीमा का प्रीमियम कट जाता था। इस बार बैंक को लिखकर दे दिया कि हमें बीमा नहीं चाहिए। अमरा राम ने बीमा के मुआवजे को लेकर कई बार आंदोलन किया है। बीमा के भुगतान को लेकर किसानों की समस्याएं अलग अलग है। अमरा राम इस मामले में काफी अनुभवी हैं। जो भी किसान केसीसी लेता है, जो भी किसान कोऑपरेटिव से खाद और बीज के लिए लोन लेता था, केंद्र सरकार ने हर कॉमर्शियल बैंक को, हर कोऑपरेटिव बैंक को यह आदेश दे रखा है कि जो फसल किसान बोता है उसके अनुसार प्रीमियम काट करके बीमा कंपनी के खाते में भेजने का रबी और खरीफ में करता है, लेकिन क्लेम नहीं मिलता। फसल नष्ट होने के बाद में भी नहीं मिलता। जिस तरह से क्रॉप कटिंग का फार्मूला है, एक पंचायत को भी इकाई है और तहसील भी इकाई है, लेकिन जमीन पे कभी भी क्रॉप कटिंग, सैंपल क्रॉप कटिंग नहीं होती है। केवल राज्य सरकारों से, प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर कंपनी किसान को धोखा देने का काम करती है। निश्चित रूप से अभी जो स्वैच्छिक की है, आप अंदाजा कीजिए, जो किसान बैंक में जाकर के जिसके केसीसी वो लिख के देगा उसका प्रीमियम नहीं कटेगा। इसका मतलब स्वैच्छिक भी कर दी और कंपलसरी भी है। जो किसान फसल बीमा लेना चाहता है उसको लिख करके देने की जरूरत नहीं है। स्वैच्छिक का तो मतलब ये था कि किसान को फायदा हो। तो मैं समझता हूँ राजस्थान में 31 जिलों में केवल 2 जिलों ने अखिल भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में लंबी 39 दिन की लड़ाइयां लड़ करके बीमा कंपनियों के गिरेबान से निकालने का काम किया है। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी ABCD भी इन फसल बीमा योजना के बारे में नहीं जानते हैं, जबकि चूरू जिले ने जो सबसे ज्यादा -4 डिग्री तक भी होता है और 50 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर भी होता है, सर्वसम्मत कलेक्टर ने 2 दफे, जनप्रतिनिधि, किसान संगठनों ने, विधायक, सांसद और तमाम किसान संगठनों ने 2 दफे प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उनको फसल
मौसम आधारित बीमा नहीं दे करके पूरे देश में एक डंडे से आंकड़े का काम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किया है। 2017 में राजस्थान के बारां जिला के भागीरथ शर्मा ने मुझे फोन किया था कि बीमा कंपनी क्लेम नहीं दे रही है, फर्जीवाड़े कर रही है। हमने उनका नंबर सेव कर लिया था। आज हमने भागीरथ जी को फोन किया तो वे कोटा रोड पर स्टेट बैंक का कोई ब्रांच है, वहीं पहुंचे हुए थे बीमा के क्लेम के लिए, जिसके लिए 2017 में मुझे फोन किया था। हमने भागीरथ जी को बताया कि फोन से ही आप कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे। उन्होंने वही रिकॉर्डिंग भेजी है। भागीरथ जी का मामला यह है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रीमियम के 2301 रुपए तो काट लिए, लेकिन जब बीमा कंपनी के पास क्लेम के लिए पहुंचे तो बताया गया कि बैंक ने प्रीमियम की राशि पूरी नहीं भेजी है और देर से भेजी है, इसलिए क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक यही समस्या यहां आए एक और किसान रामपाल मीणा जी की भी है। उनका प्रीमियम बैंक ने काट लिया, मगर बीमा कंपनी ने कहा कि प्रीमियम की राशि नहीं आई है, क्लेम नहीं मिलेगा। यहां ये 4-5 किसान क्लेम के लिए चक्कर लगा रहे हैं, वहां कृषि मंत्री सफलता के लिए ट्वीट कर रहे हैं। करीब 2017 का SBI कोटा रोड 12 द्वारा 2301 रुपये फसल बीमा के नाम पर काटे गए हमारे KCC में से। उसमें से जब फसल खराब हुई, हमने बीमा कंपनी में आवेदन किया तो उनके द्वारा बताया गया कि साहब आपके तो 216 रुपये ही प्राप्त हुए हैं, तो उन्होंने क्लेम देने से मना कर दिया। 2017 से आज तक बीमा कंपनी, बैंक और कृषि विभाग के चक्कर काट रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। हजारों शिकायतें कर दी। हर साल बीमा कंपनी किसानों के साथ ठगी कर रही है। 2019 में भी हुआ। 2019 में तो हमारा हल्का ही बदल दिया, जबकि हमारा हल्का पटवार हल्का शहरोद ILR चल्डाना तहसील अटरू है। हमारा हल्का उन्होंने बदलकर कम क्लेम देने के लिए बदलकर और 12 जिले 12 तहसील में कर दिया। जब हमने इसके लिए शिकायत की तो बाद में फिर उन्होंने कुछ राशि और डाल दी। अभी 2020 में हमारा गांव का नाम बदल दिया, फिर बदल दिया। तो ये बार बार इस तरह से जो है ना करके और बीमा कंपनियां किसानों के फसल बीमा के नाम पर चूना लगा रही है। किसान को बैंक में भी अगर वो स्टेटमेंट के लिए जाता है तो स्टेटमेंट भी बैंक जारी नहीं करती। कंपनियों के सामने किसान लाचार है, वो दौड़ना जानता है, इसलिए दौड़ता रहता है। 11 अगस्त 2020 की इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने 1 साल के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना स्थगित कर दी। कृषि मंत्री ने ट्वीट नहीं किया, इसलिए मैं बता रहा हूं। इसकी जगह एक नई योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, क्योंकि बीमा कंपनियां ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर रही हैं। कृषि मंत्री ये सब ट्वीट नहीं कर सकते। सोचिए, करना चाहिए। जब आप 51 ट्वीट कर रहे हैं तो बता दीजिए कि गुजरात के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर इस योजना से बाहर हो गए हैं। बिहार क्यों बाहर हो गया? क्या बिहार के किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए? इतनी बड़ी और महान योजना है तो। वहां के कृषि मंत्री भी तो बीजेपी के हैं। 2016-17 में बिहार सबसे अधिक बीमा कराने वाले राज्यों में से एक था। 27 लाख किसानों ने बीमा कराया। 1416 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों को दिया, लेकिन क्लेम का भुगतान हुआ 347 करोड़, मात्र 8%। 2017-18 में बिहार में 23 लाख किसानों ने बीमा कराया, 7 लाख किसान कम हो गए। कुल प्रीमियम दिया 1028 करोड़ से कुछ ज्यादा, लेकिन क्लेम मिला मात्र 401 करोड़। और अगले साल बिहार इस योजना से बाहर ही हो गया, क्योंकि राज्य सरकार को प्रीमियम के तौर पर भारी रकम देनी पड़ी थी और किसानों को खास मिला भी नहीं। फसल बीमा का लाभ मिला है आपको? कुछ नहीं मिला है अभी तक। हाँ। कुछ नहीं। क्या? ऑनलाइन कर दिए हैं, पैसा भी दे दिए हैं। किसको पैसा दिए? सलाहकार को। हाँ। 1000 रुपया, लेकिन कुछ नहीं मिला। परेशानी क्या आ रही है? काहे नहीं मिल रहा है? काहे नहीं मिल रहा है वो तो सरकार जाने ना। हम लोग को बोला जाता है कि किसान सलाहकार के द्वारा या किसी से समन्वय के द्वारा कि ऑनलाइन आवेदन कीजिए। तो तमाम सौरिया पंचायत की जनता ऑनलाइन करते हैं। उसके बाद बावजूद 1500 रुपया घूस देते हैं हम लोग, लेकिन आज तक हम लोग को किसी प्रकार का लाभ नहीं मिला। हाँ, किसान सलाहकार खाली हम लोग से ऑनलाइन में
50% खर्चा करवाते हैं, 1,500 रुपया प्रत्येक आवेदन पर घूस लेता है। एक तो बिहार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाहर हो गया। अब बिहार के ही एक चीनी मिल की बात करते हैं। बिहार में एक चीनी मिल ने अभी तक गन्ना की खरीद शुरू नहीं की है। इससे 3 जिलों के 60,000 किसानों का गन्ना खेत में खड़े खड़े खराब हो रहा है। क्या कोई मंत्री ट्वीट करता है कि हमें सूचना मिल गई है, हम कुछ कर रहे हैं? किसान भाई चिंता मत कीजिए, दरअसल आप प्रोपेगेंडा से घिर गए हैं। कोई रास्ता अब आपके पास है नहीं। एक सजग नागरिक होने का स्कोप अब खत्म हो गया है। मेरी ये लाइन लिखकर पर्स में रख लीजिए, बाद में रोने के काम आएगा। अखबार में भी ट्वीट ही छप रहा है, चैनलों का आप हाल जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार के सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर के गन्ना किसानों की एक सीजन की मेहनत और लागत बर्बादी के कगार पर है। इन तीनों जिलों के गन्ने की सप्लाई जिस चीनी मिल को हुआ करती थी वो अभी तक चालू नहीं हुई है। इस कारण किसान अपना गन्ना 180 रुपए प्रति क्विंटल बेचने पर मजबूर हो गए हैं, जबकि न्यूनतम समर्थन मूल्य 290 से 315 रुपए प्रति क्विंटल है। इस घाटे से किसान और नाराज हो रहे हैं और खेतों में खड़े गन्ने को जला देने की बात करते हैं। रीगा चीनी मिल चालू नहीं होने से किसानों की एक और चिंता बढ़ गई है। इस मिल पर किसानों का 60 करोड़ रुपया बाकी है। सर मिल बंद है, मिल चालू हो नहीं रहा है, जिसके कारण आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग का फसल बर्बाद हो रहा है समय से गन्ना नहीं जाने के कारण। अब इसमें सरकार सहयोग करती, सरकार अपना हस्तक्षेप करके किसी तरह मिल को चालू करवाती तो हम लोगों का जो फसल इस बार लगा हुआ था यह निकल जाता, ना तो हम लोग तो कहीं के नहीं है, बर्बाद हो गए। तो मतलब चीनी मिल बंद है, आप लोग का बकाया भी है क्या? सर 3 साल से हम लोग का बकाया पैसा है। कितना होगा बकाया? बकाया सर हमारा 90,000 के 95,000 देखें, लेकिन 90-95 से भी कम नहीं। 3 साल से कोई भुगतान 3 साल से कोई भुगतान नहीं। हम लोग आ जा रहे हैं, खिड़की काउंटर बंद है, कोई मिल के अंदर जाने नहीं दे रहा है, गार्ड लोग वहाँ के। कितने सालों से भुगतान बाकी है किसान? 3 साल से पैसा बाकी है, नहीं दे रहा। क्या कहता है मिल वाला? कुछ बोलबे नहीं करता, आते गेट पर से सिपाही लोग भीतर जा रहे ही नहीं देते, कहते नहीं है आज नहीं खुलेगा, कल खुलेगा। चल नहीं रहा है मिल, जो है 3 साल से पेमेंट भी बकाया है। आई देखिए जो उससे गुजर भी नहीं चल रहा है, बहुत दिक्कत है, भूखमरी की तरह है, गन्ना भी खड़े लगे हुए हैं। जो मिल चलता, पेमेंट होता तो हम लोग का आसान रहते। किसान नेता और सामाजिक कार्यकर्ता नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि पूरे मिथिलांचल के किसान इस चीनी मिल पर निर्भर हैं। हमारे सहयोगी अमरनाथ सहगल को मिल के प्रबंधन ने कहा, कुछ और सामाजिक तत्व नहीं चाहते कि मिल चले। यह तो और विचित्र बात है और गंभीर भी कि कानून व्यवस्था के कारण मिल चालू नहीं हो रहा है और किसानों का गन्ना बर्बाद हो रहा है। सरकार को भी इस बारे में गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि ये कौन से असामाजिक तत्व हैं जिनके कारण 60,000 गन्ना किसानों की मेहनत बर्बाद हो रही है और पैसा भी। यूनियन के साथ कई बार वार्ता हुई, जिसमें जिला स्तर के सरकारी पदाधिकारी भी उस बैठक में शामिल हुए और उसी यूनियन के साथ वार्ता हुई जो यूनियन के नेता आज माने डिसमिस हुए। प्रबंधन का कहना है कि संगठन जो है वह गैर वाजिब है, अनिबंधित है, लेकिन यूनियन का कहना है कि टोटल मजदूर हमारे साथ है और ये भी वो स्पष्ट कर दिया है कि हम 15 अगर काम पर नहीं जा रहे हैं तो बाकी 6 से 90 जो है वास्तव में काम पर नहीं जा रहे हैं। और इन लोगों का कहना है कि जब तक 15 को नहीं लिया जाएगा तब तक हम 6 से 90 आदमी उस पर काम पर नहीं लौटेंगे। और प्रबंधन टिकी हुई है कि हम 15 को किसी भी परिस्थिति में नहीं लेंगे। जो गन्ने से शुगर बनती है, जब शुगर गोदाम में चली जाती है तो मेरी सारी शुगर जो है बिहार सरकार के अंतर्गत है। मेरे सारे किसानों के खाते बिहार सरकार के पास हैं, किसानों के नाम, मोबाइल नंबर, अकाउंट नंबर सब है। तो जब चीनी बिकती है उसका 100 रुपए की अगर शुगर बिकती है तो 85 रुपया किसानों को चला जाता है, 10 रुपया बैंक अपना काट लेता है, 5 रुपया ऑपरेशन के लिए देता है, जो बहुत मिनिमम राशि है। उसके बावजूद भी हम लोग कारखाने को चलाने को प्रयत्नशील रहते हैं और किसानों का भुगतान करने के लिए तत्पर रहते हैं। जो किसानों का मेरे पास 60 करोड़ रुपया इस समय बकाया है,
मेरे पास बैंक से अप्रूव प्रॉपर्टी है 350 करोड़ की, मेरे पास लोन की राशि है कुल 160 करोड़। मैं बिहार सरकार और भारत सरकार दोनों से निवेदन कर रहा हूं और मांग रहा हूं कि 60 करोड़ का एक सॉफ्ट लोन दिया जाए और ये लोन फैक्ट्री को ना देके डायरेक्ट किसानों के खाते में, जो कि बिहार सरकार के पास हैं, उनके खातों में दे दिया जाए तो मेरा किसान का भुगतान भी हो जाएगा, मेरे क्षेत्र में गन्ने की उत्पादनता भी बढ़ जाएगी और ये रीगा शुगर दोबारा अपने परावैभव को प्राप्त करने में सक्षम होगी जब गन्ना बढ़ जाए। ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले ये तकरार भी देख लीजिए। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल जवाब हो रहा है और वो कैसे जवाब दे रहे हैं। आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम क्या भाषण दे रहे हैं? हम कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है। ब्रेक के बाद चलेंगे केरल और देखेंगे वहां के व्यावसायिक किसानों की हालत क्या है। देश में अलग अलग फसलों की खेती करने वालों की समस्या एक जैसी ही है, फिर चाहे बात कॉफी की ही क्यों ना हो। केरल में कॉफी की खेती करने वालों का कहना है कि पिछले 10 साल से कीमतें बढ़ी ही नहीं, लेकिन लागत मूल्य 3 गुना बढ़ गया है। मौसम की वजह से फसलों को होने वाले नुकसान का खमियाजा इन्हें उठाना पड़ता है। जो सरकार से मदद मिल रही है वो नाकाफी है। ऐसे में सवाल है कि आखिर कब तक किसान कॉफी की खेती घाटा उठाकर जारी रख सकते हैं। केरल से हमारी सहयोगी स्नेहा की रिपोर्ट। रुक्मणी जैसे छोटे कॉफी किसानों के लिए जनवरी में हो रही बारिश किसी आपदा से कम नहीं है। कॉफी बागानों में ये बीज चुनने का मौसम है, लेकिन बारिश से या तो कॉफी के बीज तबाह हो गए हैं या उनकी क्वालिटी पर बहुत बुरा असर पड़ा है। हमारे काफ़ी बीज इस वक्त सुखाने के लिए पड़े हुए हैं, लेकिन कम धूप की वजह से हम इनको सुखा नहीं पा रहे हैं। संक्षिप्त में कहें तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सिर्फ मैं ही नहीं, वायनाड इलाके में तमाम कॉफ़ी किसान इसी तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। केरला में IMD के अनुसार जनवरी के पहले 2 हफ्तों में ही करीब 2312% का डिपार्चर आया है नॉर्मल रेनफॉल के कंपैरिजन में। एक तो ये नुकसान, ऊपर से बाजार में कॉफी बीन्स के दामों में कमी, जो कॉफी के सीजन में आम तौर पर होती ही है। पिछले साल जून में कॉफी बीन्स के दाम 12,600 रुपए क्विंटल थे, जो 12 जनवरी को 11,400 रुपए क्विंटल रह गए। इससे भी कॉफी किसानों का संकट बड़ा हो रहा है। अगर हम पिछले 10 वर्षों पर नजर डालें तो कॉफी के दाम या तो जस से तस रहे हैं या कम हुए हैं, जबकि खेती की लागत 3 गुना तक बढ़ चुकी है। कर्नाटक के बाद केरल ही देश में सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला राज्य है। सिंचाई या खाद पर सब्सिडी जैसी रियायतों के बाद भी किसानों का कहना है कि ये मदद कॉफी प्लांटेशन को उनके लिए फायदेमंद बनाने में कारगर नहीं है। हमारी आमदनी लागत से बहुत कम है। ऐसे में हमारे लिए कॉफी की खेती करना बहुत ही मुश्किल है। दिस कॉफी प्लांटेशन
केरल सरकार को इस समस्या का एहसास है। उसका कहना है कि वो बाजार में किसानों को ठगी से बचाने के लिए इलाके के हिसाब से अपने कॉफी ब्रांड शुरू करने पर विचार कर रही है। हम अपने ब्रांड बनाने पर काम कर रहे हैं, जैसे मलाबार कॉफी, वायनाड कॉफी। हम किसान उत्पादक संगठन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगली बार किसान सीधे कॉफी बेचेंगे, हम सारी मदद करेंगे। देखा जाए तो ये सब कुछ हमारे आने वाले कल के लिए, कॉफी के खेती के कल के लिए एक चेतावनी है। ना ही गिरती कीमतों का इनको सामना करना पड़ रहा है, पर शायद क्लाइमेट चेंज का भी। इनका कहना है कि इन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसी बेमौसम जनवरी की बारिश कभी नहीं देखी है। सिंगर अनुभव तरेल के साथ स्नेहा कोशी, एनडीटीवी के लिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।